नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्ते। याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है। डीएमके इंडी गठबंधन से अलग थलग हो गई है और इस बीच खबरें ये आ रही हैं कि परिसीमन 2.0 बिल जो है वो मॉनसून सत्र में मोदी सरकार फिर से ला सकती है। आपको याद होगा महिला आरक्षण के साथ वो भी 2/3 बहुमत नहीं मिलने के चलते गिर गया था। तो क्या आपको लगता है कि कहीं कोई खिचड़ी टीएमसी के सांसदों के साथ या डीएमके के साथ मोदी सरकार कोई बात बनाने की कोशिश कर रही है क्या? देखिए, मोदी सरकार इस समय पूरे कॉन्फिडेंस में है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन इस चीज को लेकर के नहीं कि परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल लोकसभा में वो फिर से पेश करेगी और वो आसानी से पारित करा लेगी। इसमें बहुत सारे लेकिन किंतु परंतु हैं। लेकिन सरकार इस बात को लेकर के तो सीरियस है कि 2029 में वो वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहती है। इसको लेकर के तो वो प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि जो परिस्थितियां तब थी जब ये बिल गिर गया था, क्योंकि जो वांछित संख्या है संभवतः 360 का आंकड़ा है कि इनको पारित कराने के लिए परिसीमन बिल अगर गिरता है तो महिला आरक्षण बिल भी पास नहीं होगा। ये तो बिल्कुल तय है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, टीएमसी जो विधानमंडल दल है 80 सदस्यों का, उसमें टूट फूट हो गई है। 60 एमएलए अलग हो गए हैं ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में और संदीपन साहा के नेतृत्व में। ऋतव्रत बनर्जी को स्पीकर ने मान्यता दे दी है, नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया है। टीएमसी इस पर स्यापा कर रही है, ये कह रही है कि हम इसे चैलेंज करेंगे, हम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन उनका केस कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, तथ्य क्या कहते हैं, जो सिग्नेचर करके दिए गए स्पीकर को वो उनसे कितने मुतमईन थे और थे तो एलओपी घोषित किया, ये सब चीजें भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन फौरी तौर पर तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ऋतव्रत बनर्जी जो ममता बनर्जी से अलग हुए, जिनको बल्कि निष्कासित कर दिया गया था कुछ अंदरूनी मीटिंग में अभिषेक बनर्जी पर कुछ सवाल खड़े करने के आरोप में, वो अब नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। अब ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से विधानमंडल दल टूटा है टीएमसी का, उसी तरीके से अब संसदीय दल में भी कुछ ऐसी कवायदें चल रही हैं कि जो लोकसभा में 28 मेंबर हैं और राज्यसभा में 13 मेंबर हैं, वो भी दो फाड़ हो सकते हैं। ये कितनी विश्वसनीय खबर है? अगर विधानमंडल दल में विधायक टूट सकते हैं तो फिर उनका सीधा असर टीएमसी के संसदीय दल पर भी पड़ सकता है, क्योंकि काकोली घोष हो या अगर अंदरूनी तौर पर देखें तो कुछ दूसरे चेहरे हों, उनमें असंतोष है। और इस चीज को लेकर के भी है कि कल्याण बनर्जी को फिर से मुख्य सचेतक बना दिया ममता बनर्जी ने, जबकि कुछ महिला सांसदों की शिकायत पर इनको हटा करके काकोली घोष को बनाया गया था। काकोली घोष को अब हटा दिया गया तो उन्होंने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है। बल्कि वो सुवेंदु अधिकारी ने जो एक प्रशासनिक बैठक बुलाई थी, वो उसमें भी शामिल हो गई थी जाकर के। कई इनके विधायक और कई दूसरे नेता जो है वो उस बैठक में मौजूद थे। तो टीएमसी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और ये सबको दिखाई दे रहा है। अगर टीएमसी का संसदीय दल टूटता है तो लोकसभा में खास तौर से, क्योंकि राज्यसभा में जरूरत नहीं है बीजेपी को, राज्यसभा में ऑलरेडी उनका बहुमत है, बहुमत से भी अधिक अब हो गए हैं और अभी 18 जून को फिर कई राज्यों के राज्यसभा सदस्यों की
का चयन होना है, वो संख्या अभी और इंक्रीज होने वाली है, घटेगी नहीं। तो वहां इतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत लोकसभा में है, क्योंकि लोकसभा में भी जब पिछली बार ये बिल गिरा था तो काफी कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह गए थे जितनी संख्या चाहिए थी उतनी। अब आते हैं इस संभावना पर कि टीएमसी के जो टूटने वाले संभावित सांसद हैं, क्या वो पक्के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को और उस बिल को समर्थन करने के लिए तैयार होंगे? तो ये अगेन भविष्य के गर्भ में छिपा है। पर यहां पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों से अपने को दूर रखा है और विधायकों के लिए दरवाजे नहीं खोले हैं, तो दिल्ली में ऐसा होगा, इस बात की कोई गारंटी इसलिए नहीं है कि यहां पर नरेंद्र मोदी सरकार को उनकी जरूरत होगी, तो उनका सहयोग लिया जा सकता है। कितने एमपी टूट करके आएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। जो डीएमके का आपने जिक्र किया है, देखिए जब इंडी अलायंस ने इन बिलों का विरोध किया था और देर रात वोटिंग से उसको गिरा दिया था, तो ये संसद में चर्चा, बिल रखे जाने, उसको गिराने से पहले जिन नेताओं ने इसको लेकर के, डिलिमिटेशन को लेकर के बयानबाजी की थी, उनमें दक्षिण के राज्य भी थे, उनमें एमके स्टालिन भी थे, और डीएमके ने एक पोजीशन ली थी उस समय। उनका ये खुला आरोप था कि उत्तर भारत के राज्यों में तो ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में नुकसान होगा हम लोगों को, क्योंकि हमारी सीटें घट जाएंगी। हमारी सीटें उत्तर भारत के राज्यों के अनुपात में नहीं बढ़ने जा रही हैं। तो एक स्टैंड आपने लिया हुआ है। आज ठीक है कि आप कांग्रेस के साथ नहीं हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा सूत बैठ जाए अंजू जी कि डीएमके विधिवत एनडीए में शामिल हो जाए, यानी मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर ले, क्योंकि तमिलनाडु में भी स्थितियां, परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, राजनीतिक स्थितियां, परिस्थितियां। मोदी सरकार चाहती है, बीजेपी चाह रही है कि वहां पर ज्यादा सांसदों वाली डीएमके उसके साथ आए। अब जो स्टैंड इन्होंने तब लिया था, उस स्टैंड में अगर ये यू टर्न लेते हैं, तो वो भी तो राजनीतिक आकलन करेंगे कि इसका कितना नफा नुकसान उनको होने जा रहा है। तो इसलिए इसमें पेंच बहुत अधिक है, लेकिन किंतु परंतु बहुत ज्यादा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे ये पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम है किस तरीके से करवट लेता है, आगे बढ़ता है। सर, लेकिन ममता बनर्जी ने जो अभी बैठक बुलाई एक दिन पहले, जब से वो एलओपी बने हैं ऋतव्रत, उसके बाद से पहली बैठक बुलाई, उसमें आप देखिए 8 तो विधायक पहुंचे थे 80 में से। 60 तो चलिए चले गए, लेकिन जो 20 बचे थे उनमें से भी 8 पहुंचे, और सांसदों के नाम पर सिर्फ 6 थे, और वही मुंह लगे हुए ममता बनर्जी के जो कल्याण बनर्जी टाइप जो शोर मचाते रहते हैं, ऊटपटांग डेरेक ओब्रायन जैसे ऊटपटांग बयान देते रहते हैं, वो लोग पहुंचे थे। तो झटका तो ममता बनर्जी को वहां लग गया। और सौमित्र खान जो बीजेपी के नेता हैं, कभी तृणमूल से ही आए थे, वो तो पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि 20 ऐसे सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के जो बिना किसी शर्त के बीजेपी को समर्थन देना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके से बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं। अगर सर वो अलग रहकर भी बीजेपी के साथ समर्थन देते हैं इन बिलों को लेकर, तो भी तो जो इंडी गठबंधन की ताकत थी वो कम हो जाएगी ना सर। और डीएमके तो पहले मुंह सुजाकर बैठी है, तो हरगिज वो इंडी गठबंधन के साथ तो जाएंगे ही नहीं। भले ही बीजेपी के साथ ना आए, लेकिन इंडी के साथ भी नहीं जाएंगे। देखिए, जब ये बिल गिरा उससे पहले भी हम लोग काफी चर्चा कर रहे थे अपने चैनलों पर भी, और दूसरे नेटवर्क जो बुला रहे थे वहां भी। और चूंकि बहुमत नहीं था लोकसभा में, ये तो सबको पता था, लेकिन फिर भी
प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी, रक्षा मंत्री भी, तमाम उनके सीनियर मंत्री कितने सीरियस दिखाई दे रहे थे। और पूरी डिबेट जो लंबी खिंची, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी बात रखी, उसको कितनी सीरियसली सब सुन रहे थे। यानी एक पोजीशनिंग ली जा रही थी उस समय। और चूंकि बंगाल में मतदान से पहले ये सब हुआ था, तो बीजेपी एक ये मैसेज भिजवाने में कामयाब रही, बंगाल में भी और बाकी देश में भी, कि कांग्रेस और डीएमके और जितने बाकी के दल हैं जो विरोध कर रहे थे, जिनमें समाजवादी पार्टी, टीएमसी, सब ये सब महिला आरक्षण विरोधी हैं। ये महिलाओं को 33% विधानमंडलों में और संसद में देना नहीं चाहते, और ये बहाना तलाश कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने परिसीमन को अपना अस्त्र बनाया और अस्त्र बना करके उस बिल को गिरवा दिया। तो मोदी सरकार, वो अमित शाह के बारे में तो कहा ही जाता है कि आधुनिक चाणक्य है, तो वो कब क्या गोटियां खेल रहे हैं ये आसानी से विपक्ष की समझ में आता नहीं है। और विपक्ष की समझ में जब तक आता है तब तक वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं। ये बिल गिरने के बाद भी हमने देखा है कि कुछ बिल गिराने वाले लोग भी इस बात को लेकर के मीडिया में आकर के बात कर रहे थे कि ये ठीक नहीं हुआ है, इससे एक गलत मैसेज चला गया है। तो उस समय तो उनकी रणनीति थी कि इस बिल को गिरने दिया जाए और इनको फिर कटघरे में खड़ा करेंगे, इनको महिला विरोधी साबित करेंगे, और वो करने में कामयाब रहे। आप अमित शाह के इंट्रोडक्टरी उद्बोधन सुन लीजिए, या कंक्लूडिंग में जो उन्होंने बातें कही थी वो सुन लीजिए। सब में वो जो जहां वो निशाना साधना चाहते थे वहां निशाना साधने में कामयाब रहे। वक्ता अच्छे हैं, तथ्यों के साथ बात रखते हैं, तर्क के साथ अपनी बात को सिद्ध करने में महारत रखते हैं, वो उन्होंने कर दिया। अब कोई भी नया बिल मोदी सरकार तब पेश करेगी या पार्लियामेंट में लेकर के आएगी, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड है ये 2014 से अब तक का, ऐसा कोई बिल लेकर के नहीं आते हैं जिसके गिरने की संभावना हो। पर यहाँ ये बिल मेरे विचार से जानते बूझते समझते हुए लाया गया था ताकि चुनाव में एक मैसेज दिया जाए। अभी ऐसा सरकार नहीं करेगी। अगर डीएमके एनडीए में शामिल हो जाती है, टीएमसी के टूटने वाले सांसद भी अलग दल बना करके अपने को एनडीए के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, और कुछ दूसरे दलों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस बिल को सपोर्ट करने का पक्का आश्वासन देते हैं। और जब इनको ये लग जाएगा कि 360 सांसदों से 10 ज्यादा हो गए हमारे पास, तब वो फिर से बिल को इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोचेंगे और पारित कराने के बारे में सोचेंगे। जरा भी खतरा होगा तो दूसरी बार उस बिल को गिरवाना मेरे विचार से उनकी साख के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सर, राजनीति में वैसे भी कहते हैं ना, कब कहाँ कौन पलट जाए पता नहीं चलता है। डीएमके का रुख भी बदल सकता है, क्योंकि वहां से फिलर तो यही आ रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ मुद्दों पे बेस्ड रहकर समर्थन कर सकते हैं। तो क्या पता ये मुद्दा भी उसमें शामिल हो जाए। और क्योंकि वो तो बेबस है, डीएमके इस वक्त सर फंस चुकी है, उसको समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। तो बेहतर है कि वो एनडीए के साथ आ जाए, जैसे आप कह रहे हैं। और टीएमसी सर, टीएमसी में सर जो कुछ हो रहा है, चाहे वो विधायक दल में फूट हो या सांसद अलग होने जा रहे हो सर, ममता बनर्जी की राजनीति आपको सर कहाँ जाती दिखाई दे रही है? भले ही ममता बड़ी एक्टिव हो गई हैं और कह रही है कि अब तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, शायद खुद ही काला कोट पहनकर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच जाए, लेकिन उनकी जो हालत हुई है सर, उससे आपको लगता है कि वाकई वो उभर पाएंगे और फिर से तृणमूल कांग्रेस की कर्ता धर्ता बन पाएंगी? क्योंकि ऋतव्रत तो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, ममता बनर्जी हमारी अगुवाई करें, लेकिन एक एडवाइजर के तौर पर। तो ये जो फर्क आया ममता बनर्जी के लिए टीएमसी में, उसको कैसे आंकते हैं आप? ये 2001 की बात है। भुज में, कच्छ में, गुजरात के कई हिस्सों में
बड़ा भीषण भूकंप आया था और उसके बाद दिल्ली से एक पत्रकारों की टीम गई थी उसको कवर करने के लिए। तो अटल जी यहाँ प्रधानमंत्री थे तो उस टीम का हिस्सा मैं भी था। भुज के इलाके में जब हम दौरा कर रहे थे तो कई महिलाएं इधर उधर बैठी हुई थी, उनके घर गिर चुके थे और मदद पहुंचने में टाइम था। तो एक महिला को मैंने देखा तो मैंने उसके पास गया। वो एक्चुअल में एक डॉक्टर की टीम लगी हुई थी वहां पर, वो उस कैंप में बैठी हुई थी बाहर की तरफ। तो मैंने उससे पूछा कि आपको क्या हुआ है? तो उसने बड़े भोलेपन में कहा कि ता आवे माथो दुख है, यानी ताप आ रहा है, बुखार आ रहा है और माथे में दर्द है, सिर में दर्द है। तो आजकल ममता बनर्जी को भी ताप चढ़ा हुआ है और उनका भी माथा घूम चुका है। इतनी घटनाएं हो चुकी हैं अंजू जी, उनकी समझ में नहीं आ रहा है तो करूं क्या। एक तो 15 साल का शासन चला गया, कुर्सी खिसक गई नीचे से, चुनाव हारी है और बहुत बुरी तरीके से हारी है। चुनाव के दौरान किस किस तरह की चेतावनी, धमकियां प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक को ये खुद भी और इनका भतीजा भी दे रहा था, वो सब सोशल मीडिया में तो सब कुछ रहता है ना, विद्यमान रहता है। आप 3-4 साल 10 साल बाद भी उसको खोलेंगे कि क्या क्या धमकियां दी गई थी अमित शाह को और तमाम लोगों को, तो वो सब विराजमान रहेगा, विद्यमान रहेगा, उसको आप सुन सकते हैं। तो जिस तरह की धमकियां इन्होंने दी थी, जिस तरह चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, पूरी मशीनरी को इन्होंने गालियां दी थी, एक तरीके से लिटररी SIR का विरोध किया, CAA का विरोध किया, वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया, मेरी लाश पर ये सब होगा, घुसपैठियों को संरक्षण दिया पूरी तरीके से। तो वो सब जो झटका लगा है ना इनको, इनकी सारी कवायद, सारी मेहनत पर इस बार पानी फेरा गया पूरी तरीके से। जो इनके दांव पेच होते थे, जो इनकी गोटियां थी, जो साजिशें थी, वो पूरी तरीके से विफल। जो इनके लठैत, जो अलग अलग इलाकों में, गली में, मोहल्ले में, कॉलोनियों में इनके दबंग बैठा करते थे, लोगों को घरों से नहीं निकलने देते थे, उनको CRPF के अधिकारियों ने, जवानों ने पहले दिन रात को घर में जाकर के कहा कि तुम्हें कल सुबह 7 बजे पहला वोट डालना है, सुबह पहुंच जाना। उनका वोट डलवाया, वहां से उसको उठाया और सीधे थाने में ले जा करके बैठा दिया, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा तो थी नहीं। तो वहां उनको चाय वाय पिलाई, बिस्किट खिलाए, फिर नाश्ता वास्ता कराया, फिर दोपहर का लंच भी कराया और शाम को चाय वाय पिला करके 6 बजे के बाद कहा कि अब तुम अपने घर जाओ। यानी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी कि वो कहीं बैठकर लोगों को धमका सके। और 107-17 में पहले ही बहुत सारे लोगों को निषिद्ध किया जा चुका था। तो ममता बनर्जी का पूरा खेल खत्म कर दिया। वो जो कहती थी ना कि खेला होगा, तो इस बार खेला उनका खत्म कर दिया। तो ममता बनर्जी की हार, सत्ता से बाहर जाना, पार्टी में विखंडन, विधायक दल टूट गया, खुला विद्रोह है, MLA और MP उनके धरने प्रदर्शन तक में नहीं जा रहे हैं। उनके भतीजे के ऊपर सोनारपुर में धक्का मुक्की, अंडे टमाटर कुछ हो गया तो उसकी निंदा करने वाला कोई MLA MP उनका दिखाई नहीं दिया, 1-2 को छोड़ करके। कोई उनकी मिजाज पुरस्ती के लिए ना अस्पताल पहुंचा, ना उनके घर पहुंचा कि जरा पूछ ले कि भाई हो या निकल लिए हो। ममता बनर्जी के साथ ऐसे महासंकट में अगर कोई खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके लिए कोई और थोड़ा जिम्मेदार है। खुद ममता बनर्जी जिम्मेदार है, उनका आचरण जिम्मेदार है, भतीजे के प्रति जो मोह है वो जिम्मेदार है। उनको पता है कि शुभेंदु अधिकारी क्यों पार्टी छोड़ करके गए, उनको पता है कि बाकी लोग क्यों नाराज हैं। इसके बावजूद उनका भतीजे के प्रति मोह कम नहीं हो रहा है। चुनाव हारने के अगले दिन, दूसरे दिन 4 तारीख को रिजल्ट आए, 6 तारीख को इन्होंने मीटिंग बुलाई जीते हुए MLA की। उसमें तो अधिकांश MLA पहुंचे थे।
तो इन्होंने कहा कि आप लोग अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व की प्रशंसा करिए, तालियां बजाई जानी चाहिए कि उन्होंने इतनी शानदार लीडरशिप दी है, इतना बढ़िया चुनाव लड़ा है। वहीं से ये खटास और ये विद्रोह शुरू हुआ और लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। लोगों ने कहा कि ये पार्टी टीएमसी, हम तो सोच रहे थे कि हमारी है सबकी, लेकिन आप तो इसको अभिषेक बनर्जी को ही प्रमोट कर रही हैं। अभी भी सारी हार के लिए उनकी बयानबाजी, उनका एरोगेंस, ये सब चीजें जिम्मेदार हैं। उनके तौर तरीके, टिकट बंटवारा, सब कुछ ये जिम्मेदार है। और आप अभी भी उनके लिए, उनके सम्मान में तालियां बजवाना चाहती हैं, तो वहां से नींव पड़ गई थी। फिर 18 तारीख को जो घटना हुई है, 19 तारीख को, जिसमें ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने, और उस दिन तो कुणाल घोष ने भी ये पूछा था। कुणाल घोष बाद में पलटी मार करके वापस उनके खेमे में चला गया, लेकिन इन दोनों ने पूछा कि ये जहांगीर खान ने अपने आप ये फैसला लिया कि अब ये फाल्टा से चुनाव नहीं लड़ेगा, मैदान से हट जाएगा, या अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी की भी इसमें सहमति है। तो इस पर चुप्पी साध गई है दोनों। उन्होंने कहा कि अगर आपकी नॉलेज में नहीं है तो वो अब तक पार्टी में क्या कर रहा है, उसको निकाल करके बाहर क्यों नहीं किया गया। ये तो नाफरमानी है, ये तो गद्दारी है पार्टी के साथ में कि आपको टिकट दिया गया है, आप गए हुए। तो जितनी घटनाएं इस समय घट रही हैं, ममता बनर्जी समझ ही नहीं पा रही हैं कि करे तो करे क्या। तो वो जो है ना कि ता आ रहा है माथो दुख है, तो आजकल बुखार भी चढ़ा हुआ है ममता मैडम को और उनका माथा भी दुख रहा है, घूम रहा है। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। आज हाई कोर्ट गए थे ये कल अभिषेक बनर्जी के 8 जून को जो सीआईडी ने मुझे समन जारी कर रखा है, उस समन को खारिज किया जाए। समन को तो खारिज नहीं किया, इनकी याचिका को खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने और कहा कि आप 8 जून को सीआईडी की एसआईटी के सामने पेश होइए और वहां बयान दर्ज कराइए। हम आपको रिलीफ नहीं दे रहे हैं। और देखिए 8 जून को ही इंडी अलायंस की बैठक है दिल्ली में। बुआ भतीजे दोनों दिल्ली पहुंचने वाले थे, ऐसी प्लानिंग कर रहे थे और 8 जून को ही सीआईडी ने इनको बुला लिया है। तो अब तो ये भी सवाल है कि भतीजे को सीआईडी के सामने छोड़ करके बुआ दिल्ली जाएंगी या वो भी टाल देंगी। सर, भतीजे को तो ईडी का सम्मन भी मिल चुका है। वो शिक्षक भर्ती घोटाले की आंच उन तक भी पहुंच गई है और उसमें भी 15 तारीख को है, 15 जून को पेशी के लिए बुलाया गया है। तो भतीजा सीआईडी से बचे या ईडी से बचे, अभी तो उसके लिए ये मुसीबत खड़ी है। लेकिन सर, इसी भतीजे को लेकर तो सबसे ज्यादा गुस्सा है उन 60 विधायकों में जो अलग हुए हैं। वो यही तो कह रहे हैं कि इसको हटाओ, हम तो ममता को मानने को तैयार, लेकिन इसको नहीं मानेंगे। लेकिन ममता ने तो जो बैठक की उसमें उसको फिर से महासचिव बना दिया, तो साफ हो गया कि ममता बनर्जी भतीजे को तो नहीं छोड़ेंगी, भले ही पार्टी टूट जाए। हाँ, तो उन्होंने तय कर लिया ना कि वो भतीजे के साथ रहेंगी। जो बाकी के एमएलए हैं, जो बाकी के सांसद हैं, जो भतीजे को पसंद नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग खुले हैं, आप जहां चाहे वहां चले जाइए। तो ठीक है, अब ये तय होगा आगे चल करके। जैसे महाराष्ट्र में हुआ था कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अब मातोश्री में बैठे हैं, अकेले मक्खियां मार रहे हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा है। क्या हालत कर दी है, हालात उन्हीं के अपने एमएलए और एमपीज ने। और फिर विधानसभा का चुनाव हुआ तो महाराष्ट्र की जनता ने, तो यहाँ बंगाल की जनता तो इनका बुरा हाल कर चुकी है। अब जो बचे खुचे एमपी हैं, चूंकि वो तो 2024 में ही आ गए थे चुन करके, और जो 80 एमएलए थे, इनका भी एक बड़ा धड़ा, 2/3 से भी ज्यादा एमएलए वो टूट चुके हैं, ममता बनर्जी को एक तरीके से छोड़ चुके हैं वो। ये अलग बात है कि कुछ टेक्निकल औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अभी वो इनको अपना सुप्रीम लीडर बता रहे हैं,
लेकिन वहां भी तो यही हुआ था। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के नेतृत्व से कहा था, नेताओं से कहा था, भाई उद्धव ठाकरे साहब की, ठाकरे परिवार की आप सीधे आलोचना ना करें अभी। लेकिन ये तब तक था जब तक पूरी तरीके से वो अलगाव नहीं हो गया और कानूनी तौर पर ये लोग अलग नहीं हो गए। तो यहाँ भी यही होने वाला है। ये अधिकांश सांसद और विधायक अलग होंगे, पार्टी टूटेगी, पार्टी के सिंबल के लिए, पार्टी के नाम के लिए, टाइटल के लिए। अभी फिर से वही चुनाव आयोग से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जंग होगी और अल्टीमेटली जिसके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वही असली टीएमसी होगी। तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी नई पार्टी बनाएंगे, नया सिंबल मिलेगा और फिर से उनके लिए कहा जाएगा कि भाई चलो मैदान में उतरो। बिल्कुल सर, जब ये हुआ था तो आप याद कीजिए शरद पवार की एनसीपी टूटी थी, तो शरद पवार के साथ और उद्धव ठाकरे के साथ कितनी सिंपैथी थी ममता बनर्जी को। शायद उनको अपना भविष्य नजर आ गया था उसी वक्त और इसीलिए वो बहुत रोग आ रही थी। लेकिन सर दूसरी तरफ ऐसी हालत हो गई ममता बनर्जी की कि जिसको चुनाव से पहले पार्टी से बाहर किया, हुमायूं कबीर, अब वो कह रहा है कि मैंने 2 सीटों से चुनाव जीता था, एक सीट जिस पर मैं बाइपोल करवा रहा था अपने बेटे को उतारकर, मैं चाहता हूं ममता बनर्जी अगर मुझसे बात करें तो उस सीट पर वो चुनाव लड़ सकती हैं, पर मुझसे बात करनी पड़ेगी। ये दिन आ गए ममता बनर्जी के कि उनके गुर्गे उनको ही आंखें दिखा रहे हैं। वो मजे ले रहा है, तंज कस रहा है, इसकी बेचारगी पर हंस रहा है। तो इतना तो ममता बनर्जी भी जानती है और ममता बनर्जी की इतनी बेचारगी की स्थिति तो नहीं ही है अभी। हालांकि सब कुछ लुटने की स्थिति में पहुंच गया है, पर कम से कम ऐसे व्यक्ति का तो एहसान नहीं ही लेगी जिसको कौन सी स्थितियों परिस्थितियों में बाहर निकाला था। और उसके बाहर जाने का और वो तथाकथित बाबरी मस्जिद की पूरी मुहिम का भी नुकसान तो हुआ है ना टीएमसी को। भाई कांग्रेस के भी 1-2 एमएलए जीत करके आए हैं, ये भी है, फुरफुरा शरीफ वाले हैं, इन सब का अपना कुछ कुछ पॉकेट्स में थोड़ा थोड़ा असर रहता ही है। तो जले पर जो नमक छिड़का जाता है ना, वही काम हुमायूं कबीर कर रहा है। सर जले पर नमक तो ये बात भी छिड़क रही है कि वो जो 60 अलग हुए हैं उनमें 17 तो मुस्लिम विधायक हैं और ऐसे ऐसे विधायक हैं जो ममता सरकार में 3-3 बार मंत्री रह चुके हैं, वो भी ममता को छोड़कर संदीपन साह और इन सब के साथ आ गए हैं सर। तो ममता बनर्जी जिसको अपना पक्का वाला वोट बैंक समझती थी, मुस्लिम वोट बैंक, वो तो छिटक ही गया उनके साथ। वो भी उनपे सवाल उठा रहा है कि वहां पर तो दादागिरी होती थी। एक इनके जावेद अहमद नाम से इनके एक विधायक है जो मंत्री भी रह चुके हैं ममता सरकार में, वो कहते हैं कि वहां तो ममता बनर्जी अपने फैसले हम पर थोपा करती थी, हम स्वतंत्र होकर कोई बात कह भी नहीं सकते थे पार्टी प्लेटफॉर्म में। अब ये बातें हो रही हैं। जिस मुस्लिम मतदाता वर्ग को ममता बनर्जी अपना मान रही थी, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि 1977 तक ये कांग्रेस के साथ था, 1977 से 2011 तक ये वाम दलों के साथ था और देखा कि ममता बनर्जी इनको उनसे भी ज्यादा तुष्ट करने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है, तो फिर ममता बनर्जी के साथ हो गया। जब वो देख रहे हैं कि ममता बनर्जी अब 3 में है ना 13 में है और उसकी अब वापसी की संभावनाएं ही नहीं है, तो वो क्यों मरे हुए बंदरिया के बच्चे की तरह चिपके रहेंगे उनसे। अब उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पावर में आ गई है। आप एक बड़ा बदलाव नहीं देख रही हैं बंगाल में। जो 1946-47 में एक एक दिन में 5-5 हजार हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे, जो मनमानी करते थे, कहीं भी सड़क रोक करके नमाज पढ़ना शुरू कर देते थे, जिनकी गुंडागर्दी मुर्शिदाबाद से लेकर के कोलकाता तक और दक्षिण 24 परगना से लेकर के और बहुत सारे इलाकों में खुली गुंडागर्दी चलती थी, वो कैसे सीधे हो गए हैं। पहले शुक्रवार को केवल राजा बाजार में कलकत्ता में थोड़ा सा
उन्होंने आकर के नमाज वमाज पढ़ने की कोशिश की एक अच्छी खासी चौड़ी सड़क पर, या उसके 2-3 दिन बाद जो आपका वो था एक पार्क था, 7 पॉइंट उसको बोलते हैं, वहां पर कुछ पथराव सथराव हुआ था, और एक उधर सिलीगुड़ी में कुछ हुआ था, शायद सिलीगुड़ी में या दार्जिलिंग में। इसके अलावा कोई चौथी घटना नहीं हुई पूरे पश्चिम बंगाल में जब से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली है और शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ दूसरा योगी आदित्यनाथ आकर के बैठ गया है, कोई खैर नहीं है। बुलडोजर दिखाई दिया है शुवेंदु अधिकारी ने कि जहां जरूरत पड़ेगी बुलडोजर निकलेगा। तो ये जो 15-16 मुस्लिम एमएलए आप बता रही हैं कि बीजेपी के या दूसरे गुट में चले गए हैं, और अल्टीमेटली तो वही होना है जो वहां हुआ था। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को इस नए एकनाथ शिंदे की जरूरत इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी उसके पास 208 एमएलए हैं, प्रचंड बहुमत है, तो किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन वो चलेंगे बीजेपी के साथ ही। अब कह रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ आलोचना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन एक बुरे विपक्ष से एक फ्रेंडली विपक्ष अच्छा होता है किसी भी सरकार के लिए। आप सकारात्मक आलोचना करो, कौन रोक रहा है? विपक्ष का तो यही काम है। लेकिन गाली गलौज करें, काम ना करने दें, विधायी कार्य ना करने दें, विधेयक ना पारित होने दें, उनको इम्प्लीमेंट ना करने दें, तो ये केंद्र से लेकर के कुछ कुछ राज्यों में ये सब देखने को मिला था। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में अगर ममता बनर्जी से मुस्लिम भी पल्ला झटक रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो कितनी खराब होगी इस समय, और कितना वो चिंता से ग्रस्त होंगी। वैसे फाल्टा में क्या हुआ था? फाल्टा में जैसे ही जहांगीर खान भागा तो मुस्लिम जो हैं वो कम्युनिस्ट कैंडिडेट की तरफ शिफ्ट हो गए, इसके बावजूद कि वो हिंदू कैंडिडेट था कम्युनिस्ट पार्टी का, सीपीआईएम का हिंदू था, इसके बावजूद उसको 40,000 वोट मिले। वो किसके थे? मुसलमानों के ही थे। और सेकंड प्रेफरेंस मिला कांग्रेस के रज्जाक को, उसको 10,000 वोट मिले। जहांगीर खान को तो 7, 7,500, 8,000 वोट मिले। तो इसलिए मुस्लिम मतदाता किसी का यार नहीं है, किसी का सगा नहीं है। वो जहां उसका उल्लू सीधा होगा वो वहां जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। ममता बनर्जी के लिए झटके पर झटका है, और मुस्लिम मतदाता अगर उनसे छिटक गया है तो ममता की चिंता और बढ़ रही है। और सर ममता बनर्जी ने तो एक पंगा और ले लिया है ना। चुनाव प्रचार के दौरान तो वो सीधे सीधे पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साध रही थी, उनको टारगेट कर रही थी। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने वो जो बांग्लादेशी था उस्मान हादी, जिसकी की वहां पर हत्या हो गई थी, उस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम घसीट लिया। अभी 2 दिन पहले जो उन्होंने धरना दिया था, जहां पर ले देकर 41 लोग थे धरने में, उसमें उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तो ममता बनर्जी अपने भतीजे को बचाएंगे आने वाले दिनों में, या खुद, क्योंकि वो भी तो गिरफ्तार हो सकती है, वो इस तरह की उटपटांग बातें कर रही हैं। मैंने इसीलिए कहा कि उनका माथा घूमा हुआ है। क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या राष्ट्र हित में है, क्या, क्योंकि अमित शाह ने पहली बात फोन नहीं किया, और मैं कहता हूं कि अगर फोन किया भी होगा तो वो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से नहीं किया होगा, देश के गृह मंत्री की हैसियत से किया होगा, और एक राज्य की मुख्यमंत्री को किया होगा, और ये सोच करके किया होगा कि अगर ऐसी कोई घटना घटी है कि उस्मान हादी के जो हत्या अभियुक्त हैं वो बंगाल के किसी क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए हैं, तो ये बात मीडिया में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र हित के खिलाफ हो जाएगी बात कि वो वहां एक व्यक्ति को मारने के बाद भारत में आकर के छिप गए।
तो ये भारत के खिलाफ है, भारतीय हितों के खिलाफ है। इस चीज को आउट ना करें और पुलिस से कहें कि वो इसको ना बताएं। तो कौन सी गलत बात कह दी थी? अगर देश का गृह मंत्री या गृह मंत्रालय से किसी अधिकारी के द्वारा अगर कोई ऐसी हिदायत दी गई है, तो आप तो मुख्यमंत्री पद पे थी ना, आपने तो संविधान की शपथ ली हुई है ना, आपने गोपनीयता के भी शपथ ली हुई है। तो ये कौन सी समझदारी वाली हरकत थी जो आपने की है? मतलब आप आग में, बदले की आग में इतनी जल रही हैं कि आप कुछ भी बताएंगी, कुछ भी कहेंगी, आप कोई भी आरोप लगाएंगी। जैसे उद्धव ठाकरे कहा करते थे कि अमित शाह ने बाला साहब ठाकरे के रूम में ये वायदा किया था कि 2.5 साल चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो आप कुछ भी कहेंगे, जबकि अमित शाह ने मना किया कि नहीं, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया। तो ये एक्चुअल में गैर जिम्मेदाराना बयान और हरकतें हैं। इनका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतेंगे। सर, इसी चक्कर में तो ममता बनर्जी का माथा गर्म हो गया ना कि ना पार्टी संभल पा रही है, भतीजे पर आरोप लग रहे हैं, भतीजे को छोड़ें, पार्टी संभालें, ये सारी उलझने हैं। ऊपर से कानूनी दांवपेच में फंस रही हैं, पहुंच जाती हैं काला कोट पहनकर कलकत्ता हाई कोर्ट। सवाल उठते हैं कि भाई वो हैं भी, लॉयर लाइसेंस है भी या नहीं। और अब तो ममता बनर्जी खुद कानून के दायरे में फंसने वाली है, ये आरोप लगाकर गृह मंत्री पर। और फिर भतीजा तो कई घोटालों में सामने आ रहा है सर। तो ममता बनर्जी का इस वक्त माथा घूमना लाजमी है, लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि जो टूट हो रही है विधायकों की, उसको कैसे रोके। और ऊपर से सांसद जो पाला बदलने को तैयार बैठे हैं, बीजेपी की तरफ जाने को तैयार बैठे, उनको कैसे रोके। तो आने वाला वक्त खासतौर पर 8 जून और 15 जून तो ममता बनर्जी के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं। सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।